बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को, और इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिपल टैंक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो उसको लाजमन सुन लें ताकि आपको इस टॉपिक की बेहतर तौर पर समझ आ सके। इस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करें तो आपके पास प्रीवियस लेक्चर की वीडियो आ जाएगी। तो प्रीवियस लेक्चर सुनने के बाद आप इस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। सबसे पहले हम देखते हैं रिपल टैंक होता क्या है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और फिर वेव्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपल टैंक होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। A device which produce water waves and to study their characteristics is called ripple tank। यानी ऐसी डिवाइस जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं उससे हम कहते हैं रिपल टैंक। तो हम रिपल टैंक को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं a device which produce water waves and to study their characteristics is called रिपल टैंक। रिपल टैंक हमारे पास क्या है? अ डिवाइस विच प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स। ऐसी डिवाइस जिसको हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए और उसकी करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? रिपल टैंक कहते हैं। यानी रिपल टैंक हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर वाटर वेव्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि ये रिपल टैंक है क्या चीज़ और ये कैसे बना होता है। तो याद रख लें, रिपल टैंक बेसिकली 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। एक है रेक्टेंगुलर ट्रे और दूसरा है वाइब्रेटर और तीसरा है लैंप और बल्ब। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन का जो सबसे पहला पार्ट है वो है रेक्टेंगुलर ट्रे। तो कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर ट्रे। रेक्टेंगुलर ट्रे। और दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो है वाइब्रेटर फिक्स्ड विद वुडन प्लेट। और तीसरी इसकी कंस्ट्रक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है लैंप और बल्ब, यानी लैंप या बल्ब जिसे हम कहते हैं। अब हम इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग स्टडी कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर ट्रे होती क्या है, इसी तरह वाइब्रेटर क्या होता है जो कि हमने किसी वुडन प्लेट से फिक्स किया होता है, फिर लैंप या जिसे हम आमतौर पर बल्ब कहते हैं ये क्या होता है और इनका काम क्या है, ये क्या क्या यहाँ पे काम करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर ट्रे क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, रिपल टैंक बेसिकली कंसिस्ट करता है एक रेक्टेंगुलर ट्रे पे जिसके बॉटम में एक ग्लास लगा होता है, यानी एक शीशा लगा होता है। एक रेक्टेंगुलर ट्रे हमारे पास होती है रेक्टेंगल टाइप की। तो याद रख लें, रेक्टेंगुलर ऐसी या रेक्टेंगल ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्ड है जिसकी लेंथ की 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और 2 विड्थ की साइड आपस में इक्वल होती है। तो आपने ऐसी रेक्टेंगुलर ट्रे लेनी है या ऐसी ट्रे लेनी है जो रेक्टेंगुलर शेप्ड की हो, जिसकी लेंथ की 2 साइड्स आपस में इक्वल हों और 2 विड्थ की साइड्स आपस में इक्वल हों। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ट्रे बनाई हुई है। यहाँ पे देखें, इसकी 2 लेंथ की साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसी तरह इसकी जो 2 विड्थ की साइड्स हैं ये भी आपस में इक्वल है, यानी लेंथ की इसकी 2 साइड्स भी आपस में इक्वल हैं और 2 विड्थ की इसकी साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रे हमारे पास है ये रेक्टेंगुलर ट्रे है, क्योंकि रेक्टेंगल ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्ड होती है जिसकी 2 लेंथ की साइड्स और 2 विड्थ की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और वहाँ पे हर एंगल 90 डिग्री का होता है या राइट एंगल होता है। और यहाँ पे देख लें, सारे एंगल 90 के बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एक रेक्टेंगुलर ट्रे लेनी है और उसके नीचे एक बॉटम ग्लास लगा देना है, यानी उसके बॉटम में एक ग्लास लगा देना है। ग्लास से मुराद शीशा, यानी कोई शीशा हमने उसके बॉटम में उसके नीचे लगा देना है। एक रेक्टेंगुलर ट्रे लेके और उसके बॉटम पे ग्लास लगा देना है और फिर उस रेक्टेंगुलर ट्रे को हमने किसी टेबल पे रख देना है। यहाँ पे ये देखिए, ये कोई टेबल बना हुआ है। इस टेबल के ऊपर यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इस ट्रे को रख दिया और इस तरह से रखना है कि इसका जो ग्लास है वो 1.5 मीटर अबव होना चाहिए सरफेस ऑफ टेबल, यानी सरफेस जो है टेबल की इससे तकरीबन 1.5 मीटर ये ऊंचा होना चाहिए। तो 1.5 मीटर हमने हाई रखना है सरफेस ऑफ टेबल से। हमने सबसे पहले क्या करनी है, एक रेक्टेंगुलर ट्रे लेनी है जिसके बॉटम में ग्लास हो यानी शीशा हो। फिर हम उसको किसी टेबल पे रख देते हैं और उस टेबल पे इस तरह से हमने उसको रखना है कि उसका जो नीचे वाला ग्लास है वो तकरीबन 1.5 मीटर हाई होना चाहिए टेबल की सरफेस से। फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम कोई बल्ब लगा देते हैं और ये मैं बताता हूँ बल्ब का क्या काम है। अभी तक हमने जस्ट रेक्टेंगुलर ट्रे के बारे में स्टडी किया कि रेक्टेंगुलर ट्रे क्या होती है और रेक्टेंगुलर ट्रे में के ऊपर हम बल्ब लगा देते हैं। यहाँ पे हम कोई वुडन प्लेट लगा देते हैं और वुडन प्लेट के ऊपर यहाँ वाइब्रेटर हमने लगा दिया। तो सबसे पहले इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेक्टेंगुलर ट्रे। तो रेक्टेंगुलर ट्रे के कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रेक्टेंगुलर ट्रे एक ऐसी ट्रे होती है जिसकी लेंथ की 2 साइड्स और विड्थ की 2 साइड्स आपस में इक्वल हों और उसके एंगल 90 डिग्री के हों, तो उसको हम रेक्टेंगुलर ट्रे कहते हैं। हमने एक रेक्टेंगुलर ट्रे लेनी है और उसके बॉटम में ग्लास लगा देना है और उसको हमने टेबल की जो सरफेस है उससे तकरीबन 1.5 मीटर हाई रखना है या बुलंद रखना है। तो स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वह है वाइब्रेटर फिक्स्ड विद वुडन प्लेट। वाइब्रेटर जो वुडन प्लेट के साथ फिक्स होता है। इसी रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर हमने एक वुडन प्लेट लगा देनी है और इस वुडन प्लेट के ऊपर हमने यहाँ पे कोई वाइब्रेटर लगा देना है। वाइब्रेटर या इसे पैडल भी कहा जाता है, या अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम इसको मोटर भी कह सकते हैं। ये पैडल भी हो सकता है, मोटर भी, या इसे वाइब्रेटर भी कहा जाता है। तो ये वाइब्रेटर का क्या काम है, वाइब्रेटर यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस करता है। कैसे? इस वाइब्रेटर को हमने कनेक्ट किया होता है पावर सप्लाई से। जब हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो ये वाइब्रेटर क्या करता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और इसकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे हमने शैलो वाटर रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। ग्लास के सरफेस के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, शैलो वाटर। शैलो से मुराद होता है कम गहरा।
यानी ऐसा पानी जो कम गहरा है, जिसकी डेप्थ कम हो, उसको हम शैलो वाटर कहते हैं। यहाँ पे शैलो वाटर है, तो जब ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो डेफिनेटली वाटर भी वाइब्रेट करेगा, और वाटर की वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और वेव्स जब प्रोड्यूस होंगी तो उन वेव्स को हम देखेंगे कैसे, क्योंकि जिस रूम में हमने ये एक्सपेरिमेंट करना है उस रूम में कोई भी चीज़ ऑन नहीं रखनी, कोई भी चीज़ आपने लाइट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं रखनी, यानी तमाम विंडोज़ वगैरह सब कुछ क्लोज़ करना है और फिर ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो फिर हमें ये वेव्स कैसे नज़र आएंगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक लैंप लगा देते हैं जिससे हम बल्ब कहते हैं। ये तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन का, यानी रिपल टैंक जो हमारे पास है इसकी कंस्ट्रक्शन का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बल्ब या लैंप। ये हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तीसरा पार्ट लैंप और बल्ब। अब ये क्या करता है कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं पेपर पे या स्क्रीन पे, वो हमें ये दिखाता है। इस बल्ब की मदद से हम वेव्स ऑब्जर्व कर सकते हैं जो किसी भी पेपर या स्क्रीन पे प्रोड्यूस होती है। इसकी बॉटम में हमने एक स्क्रीन या पेपर रखा हुआ होता है जिस पे ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, वो सामने नज़र आ जाती है। यानी ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे है, इसके बॉटम में हमने एक पेपर या स्क्रीन रखी होती है जो क्या करती है, वेव्स की इमेज को दिखाती है जो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। जो वेव्स रेक्टेंगुलर ट्रे पे प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी वेव्स की इमेज को हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और किसकी मदद से कर सकते हैं, बल्ब। तो बल्ब का काम ये है कि ये इन वेव्स को हमें क्या करता है, दिखाता है। जो वेव्स स्क्रीन पे या पेपर पे प्रोड्यूस होती है उनको हम किसकी मदद से देख सकते हैं, बल्ब या लैंप की मदद से हम इन वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये वेव जो प्रोड्यूस होती हैं इनमें कुछ एरिया डार्क होता है और कुछ ब्राइट होता है, और जो डार्क एरिया होता है उसको हम ट्रफ, और जो ब्राइट एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। यानी जब वेव्स प्रोड्यूस होती है तो वेव्स की जो इमेज हमें नज़र आती है स्क्रीन पे या पेपर पे, तो उनमें से कुछ एरिया उसका डार्क होता है और कुछ ब्राइट होता है। तो ब्राइट एरिया ये वाला एरिया है इसका, ये देखिए ये जो लाइंस वाला एरिया है ना, ये जहाँ जहाँ भी लाइंस हैं ये इसके डार्क एरिया को या डार्क सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, जबकि लाइंस के दरमियान ये जो स्पेसिंग है ये वाइट कलर की, ये इसका ब्राइट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्राइट एरिया हमें दिखाता है क्रेस्ट को, जबकि ये डार्क एरिया जो लाइंस हैं ये हमें बता रही हैं ट्रफ को। यानी यहाँ पे डार्क एरिया ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ब्राइट एरिया क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने ग्लास लगाया हुआ है, तो ग्लास लगाने का बेसिक पर्पस जो है वो यही है, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट और वेव्स पास हो जाती हैं। तो लाइट और वेव्स जब पास होती हैं तो उसकी इमेज भी नीचे स्क्रीन पे या पेपर्स पे बन जाती हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ग्लास यूज़ किया है। तो ग्लास पे जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो इसकी इमेज कहाँ बन जाती है, ये नीचे जो हमने पेपर या स्क्रीन रखी होती है उस पर इसकी इमेज बन जाती है, और फिर ये यहाँ पे हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाता है। और डार्क फ्रिंजेस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रफ को, और ब्राइट किसको रिप्रेजेंट करती हैं, क्रस्ट को। तो स्टूडेंट्स ये थी कंस्ट्रक्शन रिपल टैंक की। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा कि इसकी कंस्ट्रक्शन के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने स्टडी किया कि इसकी कंस्ट्रक्शन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, वाइब्रेटर होता है जो फिक्स होता है वुडन प्लेट के साथ, और तीसरा है लैंप और बल्ब। और फिर हमने इनको अलग अलग एक्सप्लेन भी किया। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और हम उनको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन को,
फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को और फिर पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन को। तो वेव्स की 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। अब हम इनको अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन को कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और डायफ्रैक्शन को। अब हम इनको अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पे फॉल करें और फिर दोबारा बाउंस बैक होके फर्स्ट मीडियम में आ जाएं, इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। यानी जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पे फॉल करती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा पहले मीडियम में आ जाती हैं, इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। यानी इसको हम सिंपली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, व्हेन अ वेव्स ऑफ वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, दे विल बाउंस बैक as the angle of incidence is equal to angle of reflection is called reflection of waves। यानी जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पे फॉल करती हैं, वहाँ से बाउंस बैक होती हैं फर्स्ट मीडियम में, और इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल, वाटर फ्लो कर रहा है और उसके आगे हमने कोई बैरियर रख दिया है, रुकावट रख दी है, या कोई दीवार बना दी है, तो वाटर जब उस दीवार से टकराएगा तो क्या करेगा? उस दीवार से टकरा के अगर वो दोबारा वापस आ जाता है अपने मीडियम में, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। यानी हमने कोई बैरियर रख दिया, वाटर फ्लो कर रहा है, उसके रास्ते में आगे कोई बैरियर रुकावट रख दी है, तो पानी उससे टकरा के वापस आ जाता है। जो वाटर वेव्स हैं वो उससे टकराती हैं और फिर वापस आ जाती हैं पहले मीडियम में, इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो उससे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको स्टडी कर लेते हैं और फिर हम इसको देखेंगे कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या चीज़। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपके पास कोई सरफेस है और यहाँ से उस पे वाटर वेव्स फॉल कर रही हैं, ये वाटर वेव्स फॉल कर रही हैं यहाँ से, तो ये इंसिडेंट वेव्स होंगी, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट वेव्स। और इसके साथ जो यहाँ पे ये लाइन होगी, ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे कोई सरफेस है और यहाँ से पानी आके इस सरफेस से टकराता है और इस सरफेस से टकराने के बाद इस तरफ से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये होगी इसकी रिफ्लेक्टेड लाइन। ये क्या होगी? इसकी रिफ्लेक्टेड लाइन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट कहते हैं फॉल करना, यानी जब वाटर फॉल करता है किसी सरफेस पे, उस वक्त उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी इंसिडेंट लाइंस का जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड लाइन का जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब वाटर वेव्स एक सरफेस से दूसरी सरफेस में फॉल करती हैं
और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होके फर्स्ट मीडियम में आ जाती है, इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए। जिस तरह जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होती है। स्टूडेंट्स, हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल करती हैं या ट्रैवल करती हैं तो वहाँ से वो बाउंस बैक होके फर्स्ट मीडियम में आती हैं, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हैं या इंटर होती हैं किसी एंगल के साथ, तो उनकी जो ट्रेवल्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वेव्स ऑफ वन मीडियम इंटर्स इन द अदर मीडियम। जब एक मीडियम की वेव्स दूसरे मीडियम में इंटर होती हैं एट सम एंगल, इट्स डायरेक्शंस ऑफ ट्रेवल चेंजेस, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है ट्रेवल करने की वो चेंज हो जाती है। इस कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। उससे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स याद रखें, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती हैं किसी एंगल के साथ, तो वो अपनी जो ट्रेवल्स की डायरेक्शन है उसको चेंज कर दें, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल, वाटर फ्लो कर रहा है, आगे हमने कोई बैरियर रुकावट रख दी है, कोई वॉल बनाई हुई है, तो वाटर जब उसके साथ टकराता है तो वो डायरेक्शन चेंज करता है, यानी वॉल्स इस तरफ है तो वाटर को इस तरफ से रास्ता मिल जाता है, वो इस साइड पे निकल जाता है, यानी इस साइड से वाटर फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब वाटर वहाँ से ऊपर से फॉल करता है, नीचे हमने कोई वॉल बनाई हुई है या कोई बैरियर रखा हुआ है, उसके साथ टकराता है और फिर वापस नहीं जाता मीडियम में, बल्कि डायरेक्शन चेंज करता है। बजाय वो जाना चाह रहा था इस तरफ, लेकिन क्योंकि आगे रुकावट है, इस तरफ जाने के बजाय वो इस डायरेक्शन में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी एंगल से इंटर होती हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होती है ट्रेवल्स की वो चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसकी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डायफ्रैक्शन। अब डायफ्रैक्शन क्या होती है? याद रखें स्टूडेंट्स, डायफ्रैक्शन कहते हैं द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। वेव्स का बेंड होना, मुड़ जाना या स्प्रेड होना, फैल जाना अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स, शार्प एजेस या कॉर्नर्स के अराउंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स। ऑब्स्टेकल्स या स्लिट के, कॉर्नर्स या एजेस के अराउंड। आप ऑब्स्टेकल्स या स्लिट्स किसको कहते हैं? ऑब्स्टेकल भी रुकावट को कहते हैं या मुजामत को कहते हैं। इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, तो उसे हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्लो कर रहा है, आपने दो छोटे छोटे ब्लॉक रख दिए रास्ते में इक्वल डिस्टेंस पे, एक ब्लॉक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। तो जब वाटर फ्लो करेगा, वाटर उनमें से पास करेगा, तो आगे जाके वाटर क्या करेगा, फिर उनमें से जब पास करेगा, डेफिनेटली हमने दो ब्लॉक रखे हुए तो उनमें से वाटर पास करेगा, वहाँ पे स्प्रेड तो नहीं होगा, लेकिन जब उनमें से वाटर फ्लो कर जाएगा, उन ब्लॉक से निकल जाएगा, तो आगे स्प्रेड हो जाएगा, तो आगे स्प्रेड हो जाएगा या बेंड हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। अब डायफ्रैक्शन यहाँ पे बहुत मिनिमम प्रोड्यूस होती है, यानी मुड़ती बहुत कम है वेव्स, सारी वेव्स यहाँ पे बेंड या स्प्रेड नहीं होती, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो है मिनिमम डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या है? द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव्स अराउंड अ शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो रिपल टैंक था। आज हमने इसमें रिपल टैंक की डेफिनेशन को स्टडी किया, इस कंस्ट्रक्शन को स्टडी किया, और फिर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको हमने स्टडी किया डिटेल के साथ। यहाँ पे डायग्राम को ड्रा करके एक एक चीज़ को हमने सेपरेटली स्टडी किया है। तो उम्मीद है आपको इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी।
तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक था रिपल टैंक ये अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ये भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।